हेलो दोस्तों, मैं शिवा चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम समझेंगे एयरफोर्स के एयरमैन जॉब के बारे में सब कुछ कि एयरफोर्स में एयरमैन की जो जॉब होती है वो हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ बताऊँगा। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या हाइट चाहिए होती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम यहाँ समझेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ेंगे एक बार। बेटा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन सारी चीज़ों के बारे में सीख पाएँ, ध्यान देंगे और समझेंगे। बेटा जब हम एयरफोर्स की जॉब के बारे में बात करते हैं तो एयरफोर्स में दो तरह की जॉब होती हैं। एक जॉब वो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑफिसर की, और एक होती है नॉन ऑफिसर। जो बेटा ऑफिसर रैंक की जो जॉब होती है इनके बारे में हम अगले कोई और वीडियो बना करके उसमें डिस्कस करेंगे। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ नॉन ऑफिसर पोस्ट की। तो बेटा नॉन ऑफिसर पोस्ट की जो अब हम बात करेंगे तो ध्यान देंगे, नॉन ऑफिसर पोस्ट में जो जॉब आती हैं उन्हें हम सोल्जर की जॉब कहते हैं, लेकिन सोल्जर आर्मी में कहा जाता है। अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स में सोल्जर को ही हम क्या कहते हैं, एयरमैन कहते हैं। क्या कहेंगे, एयरमैन कहते हैं। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे सारी चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बेटा एयरमैन किस में होता है, एयरफोर्स में। आर्मी में क्या होता है, सोल्जर। और अगर हम बात करें नेवी की, नेवी में क्या होता है तो नेवी में यही पोस्ट सेलर के नाम से जानी जाती है, वहाँ हम इसे क्या कहेंगे, सेलर कहते हैं। एयरमैन, सोल्जर और सेलर तीनों ही सेम रैंक की पोस्ट होती हैं। तो ध्यान देंगे बेटा एयरमैन में जॉब पाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है और हम कैसे एयरमैन की नौकरी लगा सकते हैं, ध्यान से समझें। एयरमैन में नौकरी लगाने के लिए बेटा दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है टेक्निकल और एक होती है नॉन टेक्निकल जॉब। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स होती हैं। टेक्निकल जो जॉब्स होती हैं इन्हें बोलते हैं हम एक्स ग्रुप। ये एक्स ग्रुप में आती हैं। इनमें एक्स ग्रुप में जब अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको टेक्निकल जॉब मिलेगी। और बेटा नॉन टेक जो होती हैं ये होती हैं वाई ग्रुप की जॉब। तो ध्यान देंगे और समझेंगे, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की दो तरीके की जॉब होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इनकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो बेटा इनकी वैकेंसी जो होती हैं वो साल में 2 बार आती हैं, साल में 2 बार आती हैं, 2 times इन अ ईयर। एक साल में 2 बार आएंगी। सब बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई। तो बेटा 2 बार कब कब आती हैं, जो पहली वैकेंसी जो होती है जो अनाउंस होती है वो लगभग जनवरी, या कह सकते हैं लगभग जनवरी में फॉर्म भर जाते हैं, कभी कभी दिसंबर में भी भरे जाते हैं। बेटा जो दूसरी वैकेंसी की जो होती है इसके फॉर्म लगभग जुलाई अगस्त में भरे जाते हैं, जुलाई या अगस्त में भरे जाते हैं। फिक्स नहीं होती, 15 दिन महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2 बार आएंगी ये कंफर्म होता है। तो बेटा इस तरह से आती है और ये प्रत्येक वैकेंसी जो है 1 साल के समय में पूरी हो जाती है। जो जनवरी में जो होती है वैकेंसी की जो शुरुआत होती है तो वो आपकी कंप्लीट हो जाती है नेक्स्ट जनवरी तक, और यानी कि बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग पे कब चले जाएंगे, नेक्स्ट जनवरी तक। और जो जुलाई अगस्त में होती है उसके बच्चे ट्रेनिंग पर कब जाते हैं, नेक्स्ट जुलाई अगस्त में। यानी 1 साल का कंप्लीट होता है इनका, 1 साल के अंदर अंदर वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, आपको नौकरी मिल जाती है। और नौकरी मिलेगी कैसे, वो सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो नौकरी इसमें जो मिल सकती है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसे मिल सकती है, वो मिल सकती है बेटा सबसे पहले इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि वो बॉयज़ के लिए है सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई, जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है, जो मेल कैंडिडेट है वो भी कैसा होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, उसकी शादी न हुई हो। अगर आप मैरिड हैं तो आप फिर इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में कुछ ज़्यादा बड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, 12th पास्ड होना चाहिए स्टूडेंट। जो कैंडिडेट है वो 12th पास्ड होना चाहिए। बेटा 12th पास्ड में थोड़ी सी एक कह सकते हैं कंडीशन रखते हैं। जो एक्स ग्रुप के बच्चे हैं, जो एक्स ग्रुप में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इनके लिए 12th पास होना चाहिए PCM से।
इनके लिए 12th पास होना चाहिए PCM से बेटा, समझ में आ रही हैं। और वाई ग्रुप वाले ये बेटा किसी भी स्ट्रीम से पास हों, एनी स्ट्रीम, ये बच्चे किसी भी स्ट्रीम से अगर पास हैं तो वो वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या अप्लाई सिर्फ और सिर्फ पास होना ही ज़रूरी है या फिर कुछ परसेंटेज का भी कुछ क्राइटेरिया होता है? तो बिल्कुल होता है बेटा, परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको 50% मार्क्स होने आपके बहुत ज़रूरी हैं। और आपके 50% से एक मार्क भी अगर कम है तो आप इसमें बेटा अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 50% नंबर आपके इंग्लिश में होने चाहिए। यानी अगर आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का हुआ है तो उसमें से 50 नंबर आपके होने आवश्यक हैं। अगर आपके 50 नंबर इंग्लिश में नहीं है तो आप ना तो एक्स में अप्लाई कर सकते हो ना ही वाई में अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने ये दोनों कंडीशन आपको बताई हैं तो ये दोनों कंडीशन एक्स और वाई दोनों में अप्लाई करती हैं, दोनों में ही सेम रहती हैं। दूसरा हम बात करते हैं 12th पास, तो 12th पास यहाँ दोनों जगह चाहिए। बाकी हम बात करते हैं स्ट्रीम की, तो यहाँ कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम होगी, सिर्फ और सिर्फ PCM वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप बेटा अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए sarkariresult.com पर जा करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप एप्लीकेशन अपना दे सकते हो। तो यहाँ तक हो गई आपकी एप्लीकेशन भरने तक की बात। जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसके कुछ समय बाद आपका एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम जो होते हैं उसका मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें जो कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो मैं बता देता हूँ। एक रह गया बेटा इसमें एज लिमिट। अगर बेटा मैं एज लिमिट की बात करता हूँ तो एज लिमिट इसमें होती है 16 से 20, 16.5 से 20 भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में जो एज लिमिट काउंट होती है ज्वाइनिंग के समय आपकी 17 से 21 के बीच में एज होनी चाहिए, कुछ इस तरह से होता है। बाकी आप जब नोटिफिकेशन आता है तो आप उसमें समझ सकते हो कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपका जो जन्म है वो किसी एक निश्चित तारीख से पहले न हुआ हो और किसी एक निश्चित तारीख के बाद न हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो एज लिमिट लगभग जो है वो ये रहती है अप्रॉक्सीमेट में। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप उसमें एप्लीकेशन दे सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद में आपको प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हो और एयरफोर्स की तरफ से आपके लिए फिर एक कॉल लेटर आता है और उस कॉल लेटर के बाद में फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हो। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है फ़ेज़ 1, उसे बोलते हैं हम फ़ेज़ 1। 3 फेज़ में होगा बेटा, पहला फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3, 3 फेज़ होते हैं। तो पहले हम फ़ेज़ 1 को समझेंगे ध्यान से सभी बच्चे। तो फ़ेज़ 1 में क्या होता है पहले हम समझेंगे, वाई ग्रुप में क्या होता है और इधर हम समझेंगे एक्स ग्रुप में क्या सिलेबस आता है। तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ हम समझते हैं सब्जेक्ट कौन सा होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं और टाइम कितना होता है। सेम हम यहाँ कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या होते हैं और टाइम कितना मिलता है। तो 3 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करके समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से सीखिएगा सभी। देखो बेटा, अगर हम बात करें तो वाई ग्रुप में बेटा एक तो होता है इंग्लिश, सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं कितने, 20। क्लियर है। जिसके लिए आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे, जो मार्क्स मिलेंगे, ये भी कितने होंगे, 20 होंगे। और बेटा टाइम क्या होता है, टाइम होता है बेटा इसके लिए 20 मिनट। और सब्जेक्ट, अच्छा ये रहा हमारा वाई ग्रुप का। इसके बाद और क्या आता है इसमें, और आता है रागा। रागा में R फॉर होता है रीजनिंग, A फॉर होता है अर्थमेटिक और GA फॉर होता है जनरल अवेयरनेस। GA फॉर होता है जनरल अवेयरनेस। इसके बेटा टोटल आपको 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 मिलते हैं और इन 30 क्वेश्चंस के लिए आपको जो मार्क्स होते हैं वो भी आपको कितने दिए जाएंगे, 30 मार्क्स दिए जाएंगे। टाइम जो है बेटा इसके लिए मिलता है आपको 25
मिनट्स का। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। अब आते हैं बेटा एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में आते हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स और फिज़िक्स। तो बेटा इंग्लिश के होते हैं यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन, जिसके लिए हमें 20 मार्क्स मिलते हैं और टाइम होता है 20 मिनट का। बेटा मैथ्स के होते हैं 25 क्वेश्चन, जिसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन और मार्क्स मिलते हैं 25 और टाइम होता है 20 मिनट का। फिजिक्स के होते हैं बेटा यहाँ पर 25 क्वेश्चन, मार्क्स होते हैं जिसके 25 और टाइम होता है 20 मिनट का। यहाँ आपको टोटल 60 मिनट मिलते हैं, टोटल 60 मिनट, और टोटल जो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो 70 होते हैं, और जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो आपके कितने होंगे, वो भी 70 होते हैं। यहाँ पर अगर बेटा हम इधर वाई ग्रुप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी टोटल टाइम जो होता है आपका 45 मिनट का होगा, और अगर आपके मार्क्स की बात करेंगे हम तो 30 और 20 कितने हो गए, 50 मार्क्स होते हैं टोटल। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम है बेटा ये CBT होता है। CBT बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो जो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 पर क्वेश्चन होती है, पर रॉन्ग क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटा 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे कब, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया है तो की कंडीशन में। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बेटा अगर आप नहीं आ रहा है आप क्वेश्चन आपसे, तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। लेकिन आप गलत आंसर देते हो तो आपका 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे। चलिए तो हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये होता है आपका फेज़ 1 का। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको समझनी है आज, वो ये है क्या कोई बच्चा दोनों में अप्लाई कर सकता है, जो एक्स में भी अप्लाई करना चाहता हो और वाई में भी अप्लाई करना चाहता हो, क्या ये पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछा जाता है आप किस ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हो, तो चाहो तो आप एक्स में अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप वाई में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ हम समझते हैं अगर आप बोथ में अप्लाई करते हो, बोथ मतलब एक्स एंड वाई दोनों में अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, आपके कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो समझ लेते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके लिए सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश, रागा, मैथ, फिजिक्स। इंग्लिश, रागा, मैथ, फिजिक्स। तो इंग्लिश आपका आता है, यहाँ हो गए आपके, ये हो गए आपके सब्जेक्ट, यहाँ हो गए आपके मार्क्स, और यहाँ हो गया आपके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, और यहाँ हो गया आपका टोटल दिया हुआ आपको टाइम। समझेंगे सभी बच्चे। इंग्लिश होता है बेटा 20 मार्क्स का, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं 20 और टाइम भी आपको मिलता है 20 मिनट का। रागा में होते हैं बेटा आपके कितने क्वेश्चन, 30 मार्क्स होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, और जो टाइम होता है वो कितना होता है 25 मिनट का। मैथ्स में अगर ये टेक्निकल मैथ्स होता है बेटा, टेक्निकल मैथ्स में अगर हम बात करें तो बेटा मार्क्स यहाँ होते हैं 25, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 25, और जो टाइम मिलता है वो 20 मिनट्स का। फिज़िक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 25 और 20 मिनट्स। तो बेटा इस तरह से हम समझते हैं तो 85 मिनट्स आपको मिलते हैं टोटल। ये टाइम जो है ये मिनट्स में है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपके टोटल आते हैं वो बेटा कितने आते हैं, वो 100 होते हैं। और यहाँ पर भी मार्क्स जो होते हैं वो आपको कितने मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी उतनी ही होती है जितनी आपकी इंडिविजुअल या सेपरेट से ग्रुप में होती है। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ भी होती है। तो इस तरह से आप चाहो तो बोथ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है।
अब इन एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस होता है और उस सिलेबस की हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन सब के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग वीडियोस बना करके जो सब्जेक्टिव टीचर हैं वो आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँ और आप वहाँ से जा करके अपने प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कर सकते हो और हाउ टू प्रिपेयर भी चेक कर सकते हो वहीं से जा करके। अभी हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे वरना काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कुछ समझाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कैसे होता है और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब बेटा यहाँ तक चीज़ें हो जाती हैं, जब एग्ज़ाम आपका हो जाता है तो यहाँ हो जाता है आपका फ़ेज़ 1 कंप्लीट। और फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद में अब बात करते हैं फ़ेज़ 2 की। तो फ़ेज़ 1 जब हो जाता है तो बेटा फ़ेज़ 1 के बाद में आपका 20 to 25 डेज़ रिज़ल्ट आउट होता है। आपका 20 से 25 दिन में क्या आता है, रिज़ल्ट आता है और मेरिट बनती है। जो अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं बच्चे उन्हें मेरिट में रख लिया जाता है। अब मेरिट हर बार अलग अलग होती है और ये अराउंड 35 होती है। एक्स और वाई दोनों में ही अराउंड बता रहा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन तक मेरिट काफ़ी बढ़ जाती है तो बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। पहली मेरिट से ही सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद में फ़ाइनल तक कई बार आपकी मेरिट बनती है। और ये कब किस हिसाब से बनेगी, आपके मार्क्स जो वो बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं मेरिट में। अधिकांशतः मेरिट जितने पर आती है उससे 1-2 मार्क्स या 2-3 मार्क्स ऊपर ही जाती है हमेशा। तो ध्यान देंगे। तो बेटा एयरफोर्स में हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे, जैसे कि हमने समझा हमारा एग्ज़ाम हो गया तो इसके 20 to 25 डेज़ अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाता है, रिज़ल्ट आउट हो जाता है। तो बेटा रिज़ल्ट आउट होने के बाद में फिर क्या होता है, जब आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा तो आपको फिर से कॉल आएगा रिज़ल्ट आउट होने के कुछ समय बाद, 15-20 दिन बाद में। तो आपके लिए 1 महीना भी मिल जाता है कभी कभी। तो बेटा 1 महीने बाद आपको फिर से कॉल आता है फ़ेज़ 2 के लिए। फ़ेज़ 2 जब आप देने जाओगे तो फ़ेज़ 2 में आपके 4 तरह के टेस्ट होते हैं जो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। बेटा एक होता है आपका फ़िज़िकल टेस्ट, उसके बाद बेटा एक होता है आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो गया, एक आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, और बेटा एक आपका SRT होता है। इसे साइकोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं SRT को। इसका पूरा नाम होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। पहले आपका जो इंग्लिश ग्रामर वाला टेस्ट है ये पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी होने लग गया है। शायद 2 साल से होने लग गया है, इससे पहले ये नहीं होता था। तो बेटा फिज़िकल टेस्ट के बारे में हम समझ लेते हैं, फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या होता है। और इसके बाद मैं 4th बताना आपको भूल गया। 4th होता है बेटा GD, ग्रुप डिस्कशन। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम शुरू से समझते हैं एक एक करके चारों को। तो फिज़िकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो फिज़िकल टेस्ट में आपके पैटर्न होते हैं। पहले होती है रेस, फिर होते हैं बेटा पुशअप्स, फिर होते हैं बेटा सिटअप्स, फिर होते हैं स्क्वाट्स। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स और रेस। रेस जो आपकी होती है वो 1.6 किलोमीटर्स की होती है। 1.6 किलोमीटर्स आप इसे कह सकते हो 1600 मीटर। क्लियर है। इसे बेटा 1 मील भी कहा जाता है, 1600 मीटर या फिर 1 मील कह सकते हो। इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है वो टाइम होता है 6 मिनट और 30 सेकंड का। 6 मिनट और 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। तो बेटा पुशअप की अगर हम बात करें तो पुशअप्स होती हैं आपकी 10, सिटअप्स होती हैं आपकी 10 और स्क्वाट्स आपके जो होते हैं उठक बैठक जो होती हैं आपकी कितनी होती हैं, 20 होती हैं। तो जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो बेटा फिर आपका दूसरा एक टेस्ट होगा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होता है। क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक चीज़ें वैसे समझ में आ रही होंगी। तो फिर आपका इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होता है। इसमें आपके मार्क्स जो होते हैं, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो 15 मिनट में आपको करने होते हैं।
और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इनमें कोई भी मेरिट नहीं बनती है। फेज़ 2 में कोई मेरिट नहीं बनती है, ना इसके कोई मार्क्स जुड़ते हैं किसी भी मेरिट में, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। सिर्फ फेज़ फर्स्ट के ही मार्क्स आपके लास्ट तक काउंटेबल रहेंगे, बाकी 2 फेज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो तब मैंने बताया आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 15 मिनट में आपको करने होते हैं 20 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, इसे बोलते हैं DFT, इसे बोलते हैं हम DFT, डायनामिक फैक्टर टेस्ट। डायनामिक फैक्टर टेस्ट, चाहे जो DFT होता है इंग्लिश ग्रामर का होता है, डायनामिक फैक्टर टेस्ट। आपको इंग्लिश में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है, पहले सिर्फ GD हुआ करता था इंग्लिश का, लेकिन अभी ये एग्ज़ाम भी होने लग गया है। ये पूरी तरह ऑप्शनल होता है, जिसकी 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना होता है। अगला बढ़ते हैं बेटा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो इसे साइकोलॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 45 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 45 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। 30 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन्हें आपको सॉल्व करना होता है। अब इसमें करना क्या होता है वो सभी बच्चे ध्यान से समझें। इसमें बेटा सिचुएशन दी जाती है, आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ 4 ऑप्शन आपको उसके मिलेंगे और आपको उन 4 में से उसका आंसर देना है। क्वेश्चन का कुछ आधार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं और आप फिल्म देख के आ रहे हैं, रात को 12 बजे हुए हैं, रास्ते में आपको एक लड़की मिलती है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप उसे अपनी बाइक पर बिठाओगे और उसके घर तक छोड़ कर के आओगे। आप पहले उससे ये पूछोगे कि वो यहाँ क्यों घूम रही है, या फिर आप पुलिस को फ़ोन करोगे, या फिर आप उस स्थिति को छोड़ कर के वहाँ से चले जाओगे। तो चारों ही आपको ऑप्शन और चारों ही आपको लगभग ऐसे लगेंगे कि यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो इसमें आपको अपना जो विवेक है, अपना जो ज्ञान है, उसे प्रयोग करके उसके आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर आप इसे आसानी से पास कर सकते हैं। खैर इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत कम बच्चे इसमें फ़ेल होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम GD की। GD होता है बेटा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की अगर हम चर्चा करें तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि 15 स्टूडेंट का ग्रुप बनता है। जितने भी स्टूडेंट जाते हैं यहाँ ये फेज़ 2 के लिए, उसमें 15-15 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना देते हैं। तो हर एक ग्रुप में कितने होंगे? 15 स्टूडेंट्स होंगे बेटा। इन सभी स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है और इस टॉपिक के लिए 4 से 5 मिनट दिए जाते हैं। एक पेपर दिया जाएगा और उस पेपर पे एक टॉपिक लिखा होता है इंग्लिश में, और उसे आपको पढ़ना है 4 या 5 मिनट में। पढ़ना इन द सेंस आपको समझना है पढ़ करके। उसके बाद 4-5 मिनट बाद आपसे वो पेपर ले लिया जाएगा और पेपर लेने के बाद में आपको 1 मिनट मिलेगा। आपको 1 मिनट मिलेगा, आपको टॉपिक के बारे में बताना है और अपना सेल्फ इंट्रो देना है। टॉपिक का इंट्रो प्लस सेल्फ इंट्रो। आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है, सेल्फ इंट्रो। आपने टॉपिक में से क्या सीखा और अपना आपको खुद का भी इंट्रोडक्शन, पहले खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके लिए 15 से 20 सेकंड होते हैं, बाकी का बचा हुआ टाइम आपको टॉपिक पर बोलना होता है। ध्यान रखें आपको जो टाइम दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का दिया जाएगा। आप 1 मिनट से ज़्यादा या कम नहीं लें। 2-4 सेकंड की बात चल जाती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम समय में अगर ख़त्म कर देते हो तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये रहा आपका फेज़ 2। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, अभी इसके बाद में GD में मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसे कंप्लीट समराइज़ कर दोगे, उसके बाद में बेटा जो 15 स्टूडेंट का ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप को बिठा दिया जाता है और फिर उस टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक दिया गया है, उस ग्रुप को टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं सभी बच्चे बैठ करके। तो उसमें जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन बच्चों को लोग जो वहाँ पर बैठे हुए ऑफिसर्स होते हैं वो नोटिस करते हैं और अपने हिसाब से उनकी मार्किंग करते हैं और वहाँ से उन्हें सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है अपने आप में, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है। GD में बहुत सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो आपके लिए एक एडवाइस है, मैं वैसे ही अभी से बता दूँ कि अपना स्पोकन और फ्लुएंसी पर थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे इंट्रोडक्शन वगैरह और ये सारी चीज़ें, इंग्लिश की बुक्स पढ़ना, इंग्लिश की मूवीज़ देखना, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करें अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो अपना माइंड मेकिंग पहले से ही आप इंग्लिश में बनाएं। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। जब यहाँ आप कंप्लीट कर लेते हो, आपको फिर घर भेज दिया जाता है और उसके कुछ समय बाद जो लोग यहाँ से क्वालिफाई करते हैं उन्हें फेज़ 3 के लिए बुलाया जाता है। ये सब हटा देता हूँ और फेज़ 3 समझाता हूँ सभी बच्चों को।
फेज़ 3 कह सकते हैं बेटा, उसी को आप मेडिकल टेस्ट कह सकते हैं। फिर बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट मापते हैं। हाइट वैसे कि मैं आपको बताया 152 होनी चाहिए। आपकी हाइट, वेट और आपकी पूरी बॉडी का मेज़रमेंट किया जाता है और आपकी पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई आपको डिसीज़ तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी उंगली कटी तो नहीं है, या कोई आपके हाथ पैर में कोई ऑपरेशन का कोई मार्क तो नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप समझिए। इसमें जो मेडिकल होता है, मेडिकल या कह सकते हैं इसे फेज़ 3, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है विज़न या आई साइट कह सकते हो। सबसे पहले तो बेटा कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, वर्णांधता नहीं होनी चाहिए, जिसे आप कलर विज़न कहते हो। तो बेटा विज़न जो है आपका, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो विज़न है आपका वो बिना चश्मे के एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का अलग अलग होता है। एक्स में आपका बिना चश्मे के 6/12 का हो सकता है, और अगर वाई ग्रुप की बात करूँ तो बिना चश्मे के 6/36 तक हो सकता है। लेकिन चश्मे से विद स्पेक्ट्स ये आपका 6/6 होना चाहिए, और ये भी आपका 6/6 होना चाहिए। अच्छा, चश्मे की अगर बात करें बेटा, तो चश्मा, अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो क्या आप रिजेक्ट हो जाओगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप समझेंगे, अगर आपके माइनस का 0.5 है और प्लस 2.5 तक है तो आप एक्स ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। उल्टा यहाँ पर अगर आपका माइनस का 3.5 है और यहाँ से, या फिर आपका प्लस का 3.5 है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वाई ग्रुप में। तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए चश्मा अलग अलग उसे बताया गया है कि इतना चश्मा हो तो चल जाएगा और इतना हो तो भी काम करेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी हैं कि आपका मेडिकल के बारे में, कि आपका मेडिकल कुछ इस तरह से होगा, और उसके बाद में आपको चांस भी मिलता है अगर आपकी कोई छोटी मोटी दिक्कत हो, 2-3 अगर आपके पॉइंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट अगर आपके निकलते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है वहाँ से। आगे बढ़ते हैं बेटा, जब आपका मेडिकल हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद आपको फिर फाइनल मेरिट आती है, और फाइनल मेरिट में आपको फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। उसे जो फाइनल मेरिट आती है उसे PSL बोलते हैं, और उसमें आपका नंबर आता है तो उसके बाद में प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है, आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा, ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलती है बहुत कम मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो एयरफोर्स वाले होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, और एक्स ग्रुप वाले जो वाई ग्रुप वाले होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, और एक्स ग्रुप वालों की सैलरी अच्छी खासी होती है। और ये डिफरेंस हमेशा बना रहता है, क्योंकि एक्स ग्रुप वालों की भी बढ़ती है और वाई ग्रुप वालों की भी बढ़ती है। रही बात प्रमोशन की, तो बेटा प्रमोशन भी इसमें मिलते हैं, और कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। जॉब में कैसे बने रह सकते हैं हम, प्रमोशन कैसे ले सकते हैं, सैलरी क्या होती है, ये आपको मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं यहीं तक बताऊँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।